सोलो लेवलिंग की स्टोरी जैसे जैसे आगे प्रोग्रेस होती जा रही है, हमें जिन्वू की शैडो आर्मी के बारे में और भी ज्यादा नॉलेज मिलती जा रही है। सबसे पहले तो अगर तुम लोग को यही नहीं पता कि शैडो आर्मी है क्या, तो वो जिन्वू की एक ऐसी आर्मी है जब जिन्वू किसी भी अपने ओपोनेंट को हरा देता है या फिर किसी भी हारे या फिर मरे हुए क्रिएचर के पास पहुंचता है, तो वो उसकी डेड बॉडी या फिर उसकी शैडो को एक्सट्रैक्ट कर सकता है और अपनी आर्मी में उसको भर्ती कर सकता है। भर्ती बोलना सही नहीं रहेगा, इसको तुम लोग एक तरह से ऐसे समझ लो कि वो उसको अपनी आर्मी में शामिल कर लेता है, और अगर उसका एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो जाता है तो वो क्रिएचर उसकी आर्मी में हमेशा उसकी बात मानेगा और उसके लिए काम करेगा। लेकिन इस वीडियो में तुम लोग को शैडो एक्सट्रैक्शन या फिर शैडो मोनार्क के बारे में नहीं बताने वाला, क्योंकि इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं जिन्वू के टॉप 5 शैडोज के बारे में। जिन्वू की आर्मी में जो भी टॉप 5 स्ट्रॉन्गेस्ट शैडोज हैं उनके बारे में हम इस वीडियो में बात करेंगे। और हाँ, एक ऑनरेबल मेंशन भी है जो कि इस पूरी लिस्ट में कहीं नहीं आता, लेकिन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। उसको अगर रैंक करना हो तो वो शायद सेकंड नंबर पर आएगा, लेकिन वो ऑनरेबल मेंशन है। और ऐसा क्यों है उसका रीजन भी मैं तुम लोग को बता दूंगा, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते रहना। सबसे पहले हमारे ऑनरेबल मेंशन की बात कर लेते हैं, तो ये क्रिएचर है कामिश। तो सबसे पहले मैं तुम लोग को एक स्पॉइलर वार्निंग देने वाला हूँ कि इस वीडियो में तुम्हें स्पॉयलर्स देखने को मिलेंगे मानवा से रिलेटेड। अगर तुम लोग को नहीं जानना कि स्टोरी में आगे क्या होने वाला है, तुम लोग सिर्फ एनिमे में ही खुश हो, तो तुम लोग ये वीडियो छोड़कर जा सकते हो, लेकिन लाइक जरूर कर देना उससे पहले। लेकिन अगर तुम लोग को कोई फर्क नहीं पड़ता स्पॉइलर से, तो फिर देखते रहो। देखो, सबसे पहले तो कामिश एक ड्रैगन क्लास मैजिकल बीस्ट था जो अपनी काइंड का स्ट्रॉन्गेस्ट था। मतलब जितने भी ड्रैगन्स थे उन सब में स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन था कामिश। कामिश की तुम लोग को अगर मुझे हिस्ट्री बतानी हो तो इसने एक बार अर्थ पर अटैक किया था, एंड वो अटैक इतना ज्यादा मैसिव था कि उसको रोकने के लिए पूरी दुनिया के 15 स्ट्रॉन्गेस्ट एस रैंक हंटर्स लगे थे उसको रोकने के लिए। लेकिन ये जो रेड थी वो 15 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर वर्सेस कामिश की, उसमें 15 में से सिर्फ 7 ही बच पाए थे और बाकी के 8 मारे गए थे सिर्फ कामिश के हाथों। तुम लोग सोच के देखो कि पूरी वर्ल्ड से इकट्ठे हुए 15 स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर्स वो लड़े थे सिर्फ एक बीस्ट को रोकने के लिए, और उनमें से भी 8 मारे गए थे। यहाँ पर तुम लोग इसको जेजू आइलैंड से कंपेयर कर सकते हो, लेकिन तुम्हें एक बात बता दूं कि जेजू आइलैंड में सिर्फ जापान और कोरिया के मिलकर एस रैंक हंटर गए थे, उसमें 16 गए थे या 15 गए थे। लेकिन यहाँ पूरे वर्ल्ड के हंटर्स, जो 7 हंटर्स इस रेड को सर्वाइव कर गए थे, उन लोग को टाइटल दिया गया नेशनल लेवल हंटर्स का। एंड तुम लोग को अगर नहीं पता तो सोलो लेवलिंग में जो एस रैंक हंटर से भी ऊपर माने जाते हैं वो होते हैं नेशनल लेवल हंटर्स, जो कि पूरी दुनिया में सिर्फ 7 ही हैं। और ये 7 वही लोग हैं जो उस कामिश वाली रेड को सर्वाइव कर गए थे। अगर कामिश और जिन्वू वाला जो किस्सा है वो मैं तुम लोग को समझाने बैठ गया तो बहुत ही लंबी स्टोरी हो जाएगी। तो बस शॉर्ट में इतना समझ लो कि एक बार जिन्वू गया था यूएसए में किसी काम की वजह से या फिर किसी चीज की वजह से, मुझे याद नहीं है, और वहां जाकर उसकी मुलाकात हुई थी कामिश की डेड बॉडी से, जो कि यूएसए वालों ने संभाल कर रखी हुई थी अपनी आने वाली जनरेशन को बताने के लिए, देखो भाई तुम्हारे बाप किन से लड़े थे। और जब जिन्वू ने ये देखा कि भाई एक इतना भयंकर ड्रैगन क्लास मैजिक बीस्ट यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो जिन्वू ने इस मौके का फायदा उठाना चाहा और उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब हालांकि ये एक्सट्रैक्शन सक्सेसफुल हो तो गया था, कामिश जिन्वू की आर्मी में आ गया था और उसकी शैडो में कन्वर्ट हो चुका था, लेकिन कामिश की प्राइड इतनी ज्यादा थी कि उसने जिन्वू की आर्मी में आने से मना कर दिया। इसीलिए इसको मैंने ऑनरेबल मेंशंस में रखा है, क्योंकि वो जिन्वू की शैडो आर्मी में सिर्फ कुछ टाइम के लिए आया था एंड फिर वो वापस चला गया था। उसको हम प्रॉपर शैडो सोल्जर नहीं मान सकते। अब इसके बाद नंबर 5 पर हमारे पास है ग्रीड, जो कि एक्चुअल अपनी पास्ट लाइफ में एक इंसान हुआ करता था और एस रैंक हंटर। अगर तुम लोग को नहीं पता कि ये ग्रीड है कौन, तो ग्रीड है हुआंग डोंगसू, मैंने नाम शायद सही लिया है, वो हम लोग को एनिमे में भी देखने को मिल चुका है। हुआंग डोंगसू छोड़ो यार। डोंगसू अपनी जो पास्ट लाइफ है उसमें एक बहुत ही भयंकर एस रैंक हंटर था, और ये अमेरिका के एक गिल्ड में था और उस गिल्ड को चलाता था थॉमस एंड्रे। अब अगर तुम लोग को नहीं पता कि थॉमस एंड्रे कौन है, तो ये भाई वही बंदा है जिसने कामिश वाली रेड में पार्टिसिपेट किया था, एंड इसको नेशनल लेवल हंटर्स में भी सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मानते हैं। उसी के गिल्ड में था अपना डोंगसू, और इसी डोंगसू को शैडो बना लिया था अपने जिन्वू ने। अब तुम लोग सोच के देखो कि डोंगसू एक नेशनल लेवल हंटर के गिल्ड में था और वो खुद भी एक एस रैंक हंटर था, तो कितनी ज्यादा पावर्स होंगी उसके पास। ग्रीड की जो सबसे बड़ी पावर है वो है उसकी इंटेलिजेंस, क्योंकि अपनी पास्ट लाइफ में ये ह्यूमन था, वो भी एस रैंक हंटर। अब शैडो बनने के बाद डोंगसू की पावर्स, उसकी एस रैंक पावर्स वो एनहेंस हो चुकी थी, उसकी इंटेलिजेंस भी बहुत अच्छी थी, और इसके पास भाई ब्रूटल कॉम्बैट एबिलिटीज है, ब्रूटल क्लोज कॉम्बैट एबिलिटी। इसी के साथ साथ मैंने नंबर 5 पे आयरन को भी रखा है, और आयरन भी अपनी पास्ट लाइफ में एक इंसान था, लेकिन ये एक ए रैंक हंटर था। जितने लोग एनिमे देखते हो उन सबको आयरन के बारे में अभी तक पता चल चुका होगा, क्योंकि हमें वो दिखा दिया गया है, और वो शैडो में कैसे बदला वो भी बता दिया गया है, शायद पहले या दूसरे एपिसोड में ही। इसकी पास्ट लाइफ के बारे में मैं बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर इसकी पावर्स बताऊं तो ये एक टैंक है जो कि डिफेंस में बहुत ही भयंकर है। इसके पास एक बहुत बड़ी शील्ड है, मैसिव ड्यूरेबिलिटी है और इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ है। हाँ, लेकिन ये अपने ग्रीड से कमजोर है, लेकिन फिर भी लोग इसको स्ट्रॉन्ग मानते हैं, इसलिए मैंने इसको ग्रीड के साथ ही नंबर 5 पर रख दिया, लेकिन मेरी नजरों में ग्रीड से थोड़ा ऊपर है। अब इसके बाद नंबर 4 पर आता है टस्क, जो कि एक मैजिक टाइप बीस्ट है और हाई ऑर्क्स का किंग है।
ये तुम लोग को सीजन 2 के एंड तक देखने को मिल जाएगा और इसकी जो पूरी शैडो एक्सट्रैक्शन वाली स्टोरी है वो भी हम लोग को सीजन 2 के अंदर देखने को मिल जाएगी होपफुली। अब अगर मैं तुम लोग को इसकी पावर्स बताऊं तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट मेग टाइप शैडो है जिन्वू की आर्मी के अंदर। इसकी एबिलिटीज में एक एबिलिटी आती है AOE, जिसका मतलब होता है एरिया ऑफ इफेक्ट। और इसका भी मतलब अगर तुम लोग को समझना है तो ये समझ लो कि अगर एक ग्रुप है बहुत सारे लोगों का तो उस ग्रुप को ये इजीली हैंडल कर सकता है, क्योंकि इसके पास मैजिक पावर्स हैं। स्पेल्स घेर देगा, सारा का सारा ग्रुप खत्म। इसकी इंटेलिजेंस अच्छी है, ये स्ट्रेटेजी बना सकता है, फायर बेस्ड अटैक कर सकता है और सबसे बड़ी पावर है कि ये मीटियोर शावर कर सकता है। तुमने कभी सुना है? देखना जब एनिमे में करेगा तुम। इसके बाद नंबर 3 पर आता है इग्रिस, जो कि मेरा पर्सनल फेवरेट है और मेरी नजरों में जिन्वू का सबसे ज्यादा लॉयल सोल्जर है। इग्रिस ओरिजिनली एक बॉस लेवल नाइट था जिसको ब्लड रेड कमांडर कहा जाता था और इसी के साथ साथ ये कर्स नाइट डंजियन का गार्जियन भी था। तुम लोग इसी झूठ के साथ खुश रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। इसकी पावर्स के ऊपर अगर मैं बात करूं तो ये मास्टर स्वॉर्ड्समैन है, बहुत ही भयंकर और बहुत ही तगड़ी वाली फ्लेमिंग स्वॉर्ड लेके घूमता है। इंटेलिजेंट है, स्पीड भी तगड़ी है, मतलब फास्ट है और इमेंस कॉम्बैट एबिलिटीज भी है इसके पास। इसी के साथ साथ स्पेशल है डुएल करने में। अभी जो डुएल वाला पॉइंट है तुम इसको पकड़ के रखना, मैं आगे चलकर इसके ऊपर बात करूंगा, क्योंकि इसके ऊपर नंबर 2 पर मैंने रखा है बेरू को। देखो ये पॉइंट थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल है लेकिन सच है। बेरू इग्रिस से थोड़ा ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, इसलिए वो इग्रिस से ऊपर आता है नंबर 2 पर। अब इसकी अगर पास्ट लाइफ के ऊपर बात करूं तो ये जेजू आइलैंड रेड का मेन प्रोटैगनिस्ट नहीं एंटैगनिस्ट था और किंग था एंट्स का। अपनी पास्ट लाइफ में ये बंदा भयंकर था, क्योंकि इसकी रेड में जितने भी 16 एस रैंक हंटर शामिल हुए थे इसने उन 16 में से 8 से ज्यादा मार दिए थे अकेले ने, जिनमें जापान का सबसे बेस्ट और सबसे स्ट्रॉन्ग हंटर था जिसका नाम था गोटो ryuji। लड़ाई इतनी भयंकर हुई थी इसकी कि इसको रोकने के लिए जिन्वू को आना पड़ा था पूरी शैडो आर्मी के साथ। और ये मत भूलो कि जिन्वू के आने से पहले वहां पर 16 एस रैंक हंटर्स थे जिनमें हीलर भी था, वो हील कर रहा था बाकी एस रैंक हंटर्स को, फिर भी इस बंदे ने 8 से ज्यादा मार दिए। इसकी पावर्स जिनमें सबसे पहला पॉइंट आता है सुपर ह्यूमन फिजिकल स्ट्रेंथ। भाई शैडो बनने के बाद इसकी जो फिजिकल स्ट्रेंथ है बहुत ही ज्यादा तगड़ी हो गई थी, बहुत ही ज्यादा ऊपर पहुंच चुकी थी, क्योंकि ओरिजिनली इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ अगर तुम लोग देखोगे तो तुम लोग हैरान हो जाओगे। इसके पास एक बढ़िया स्पेशल एबिलिटी आती है जिसको कहते हैं सोनिक स्क्रीम्स। इसके बारे में मैं नहीं बताऊंगा, तुम बाद में पढ़ लेना कहीं और। इसी के साथ साथ ये तेज है, स्ट्रेटेजी बनाने में अच्छा है, मतलब इंटेलिजेंट है और सबसे बड़ी बात इसके पास हीलिंग जुत्सु है। नहीं जुत्सु नहीं कहेंगे उसको, इसके पास हीलिंग एबिलिटी है। हीलिंग एबिलिटी का मतलब ये है कि ये खुद को रिजेनरेट कर सकता है, लेकिन ये सबसे बड़ा पॉइंट नहीं है। इसके पास जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि ये अपने साथ साथ बाकी सारे लोगों को भी हील कर सकता है, मतलब जो भी इसकी टीम में है। अगर जिन्वू ने इसे कह रहा है कि भाई जाकर उस बंदे को हील कर, तो ये उसको पूरी तरह से हील कर देगा। इसके पास हीलिंग एबिलिटीज भयंकर लेवल पर है। बंदा खुद में अपने आप ही एक हीलर है, एक फाइटर भी है, एक हीलर भी है, तुम्हें और क्या चाहिए। अब देखो ये चीज थोड़ी सी कंट्रोवर्शियल है, तुम लोग मुझे अब भी कहोगे कि भाई तूने बेरू को इग्रिस से ऊपर कैसे रखा, तुझे तो पूरी सच्चाई नहीं पता। देखो मेरी नजरों में जो स्ट्रॉन्ग की डेफिनेशन है वो ये है कि भाई तुम बैटल में कितने ज्यादा यूजफुल हो। अब अगर हम लोग इग्रिस की बात करें तो वो बहुत ज्यादा पावरफुल है, कोई डाउट नहीं है इसमें, लेकिन बेरू के पास हीलिंग एबिलिटीज है, वो दूसरों को भी हील करेगा, खुद को भी हील करेगा। इसी के साथ साथ वो इग्रिस से थोड़ा ज्यादा तेज है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये डुएल में स्पेशलाइज नहीं है, मतलब सिर्फ डुएल में स्पेशलाइज नहीं है। इससे डुएल करवा लो या फिर एक ग्रुप से लड़वा लो, ये सबसे लड़ लेगा, लेकिन इग्रिस जो है अपना वो स्पेशलाइज है डुएल में, वो डुएल बहुत अच्छे से कर सकता है। और रही बात ग्रुप की तो शायद वो थोड़ा सा फीका पड़ जाए वहां पर बेरू के मुकाबले। आई होप कि तुम लोग समझ पा रहे होगे कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, मैं किस चीज के ऊपर बात कर रहा हूँ यहाँ पर, और तुम लोग को अब डिफरेंस समझ में आ चुका होगा बेरू और इग्रिस के बीच में। मेरा पर्सनल फेवरेट है इग्रिस, लेकिन भाई जो लॉजिक है, जो फैक्ट्स हैं वो फैक्ट्स हैं, तुम्हें मानना पड़ेगा इस चीज को। अब इसके बाद नंबर 1 पर आता है बेलियन, जो कि ओरिजिनली शैडो मोनार्क था, जो मतलब अपना ऐशबोर्न, उसकी शैडो आर्मी में कमांडर था और पूरी की पूरी शैडो आर्मी को चलाता था ये बंदा। इसके पास के बारे में हमें ज्यादा नहीं बताया गया, तुम ज्यादा जानो भी मत, वो बेहतर होगा। लेकिन जब ये बंदा आएगा एनिमे के अंदर, बढ़िया आदमी है, बहुत तगड़ा आदमी है भाई। इसके बारे में अगर तुम्हें कुछ समझना है इसकी पर्सनैलिटी के बारे में तो तुम बस इतना जान लो कि ये बंदा मिक्सचर है इग्रिस और बेरू का। ये भाई इमेंस फिजिकल स्ट्रेंथ है इसके पास, स्वॉर्ड मास्टर है, स्वॉर्ड चलाता है। इसकी जो स्वॉर्ड है वो एक मैसिव और डिमोनिक स्वॉर्ड है, देख के ही मजा आ जाएगा तुम्हें। इसकी स्पीड भयंकर है, इसके पास लीडरशिप स्किल्स हैं और कहा जाता है कि ये जिन्वू की पूरी आर्मी में 2nd नंबर पर आता है, जिन्वू के ही नीचे। मतलब तुम समझ रहे हो, जिन्वू को इंक्लूड करके जिन्वू के पास जितनी भी आर्मी है, जितनी भी पावर्स हैं, उन सब में बेलियन 2nd नंबर पर आता है, सिर्फ जिन्वू के पीछे। ये बंदा सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिन्वू को छोड़ के। और हाँ, बेलियन के बारे में एक सबसे बड़ी बात और है जो तुम्हें जाननी चाहिए कि ये बंदा सबसे पहली शैडो था जो कि इस पूरी वर्ल्ड में क्रिएट किया गया था। ऐशबर्न ने जब अपनी शैडो मोनार्क वाली पावर को अवेक किया था तो उसके बाद जो उसने सबसे पहली शैडो बनाई थी वो बेलियन की थी। और बेलियन ऐसा कहा जाता है कि एक पेड़ था। अब अगर तुम लोग को इस चीज के बारे में और जानना है तो मैं कमेंट में बता दूंगा, मुझसे पूछ लेना। बाकी अभी तो मैंने इस वीडियो के लिए बहुत बोल दिया, मुझे और नहीं बोलना। यही थी वो 5, 6 या फिर 7 स्ट्रॉन्गेस्ट शैडो जिन्वू की आर्मी के अंदर, शैडो आर्मी के अंदर।
तुम लोग बताओ कि तुम्हारा पर्सनल फेवरेट कौन सा है और तुम्हें कौन ज़्यादा अच्छा लगता है। तुम्हारी नज़रों में ये लिस्ट तुम्हारे हिसाब से कैसी होनी चाहिए थी, कौन नंबर 3rd पर आता है और कौन नंबर 2nd पर। ऑब्वियसली मैं एग्रेस वर्सेस बेरू की बात कर रहा हूँ। कमेंट में आकर लड़ाई करो और बताओ मुझे कि मैं कहाँ गलत था, मैं कहाँ सही था। बाकी इस वीडियो के लिए बस बहुत हो गया, मैंने बहुत बोल लिया। बाकी मैं तुमसे मिलूंगा किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए तुम मेरा सायोनारा एक्सेप्ट कर लो। मिलेंगे फिर।